हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बच्चों, ये वेक्टर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। बच्चों, आज के लेक्चर को सबसे पहले पिछले लेक्चर से ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। मैंने आपको, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एडिशन ऑफ 2 वेक्टर बताया था ना। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को जो हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 लॉज होते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को रिकॉल करते हैं। आपको याद होगा इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर ए हुआ करता था, है ना, और एक वेक्टर बी हुआ करता था। अब मैंने आपसे कहा कि इन 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो भाई इन 2 वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या था? पहले वाले वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से हमने कनेक्ट किया था। और ये जो अपोजिट सेंस में या अपोजिट ऑर्डर में ये जो भी वेक्टर आता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे कहने का मतलब है ये जो आर है ये कुछ नहीं है, ये वेक्टर ए प्लस बी का सम है। किसके बेस पे आ रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है ना, ये ए ये बी। तो ये जो अपोजिट सेंस में जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसी को हम इन 2 वेक्टर का एडिशन बोला करते थे। बच्चों, ये बात हो गई 2 वेक्टर के एडिशन की। अब क्या हो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर हो जाएं? कहने का मतलब ये है, मान लो इस बार मैं तुम्हें एक वेक्टर ए दूं, है ना, एक वेक्टर इस तरीके से बी दूं और एक वेक्टर इस तरीके से सी दे दूं, और मैं तुमसे कहूं मुझे इन 3 वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ। क्या करो? इन 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम करके दिखाओ। तो सवाल ये है कि वी हैव टू ऐड ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इनका सम कितना होगा? बच्चों, इसके सम को कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही एक्सटेंड कर देना है। देखो कैसे करेंगे। देखो, ए और बी वेक्टर्स को तो मुझे ऐड करना आता ही है ना, तो ए और बी में तो टेंशन है ही नहीं। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ए और बी वेक्टर का सम क्या होगा, आप तीसरे वेक्टर को छोड़ो, आप बताओ ए और बी वेक्टर का सम क्या होगा। तो भैया ए और बी वेक्टर का सम हम जानते हैं इस तरीके से, पहले वाले वेक्टर की टेल को, है ना, दूसरे वाले वेक्टर की अगर हेड से जोड़ दिया जाए तो ये आता है ए प्लस बी का सम। इसको मैं आर कह रहा हूँ। जरा इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं ना, थोड़ा छोटा सा लग रहा होगा, क्या पता ना दिख रहा हो आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, और मुझे इन 3 वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो भाई कुछ नहीं है, देखो ए और बी को ऐड करना हमने सीखा था, आप सी को रखो जरा साइड में। मैं आपसे पूछूं ए और बी का सम कितना होगा? तो भाई हम जानते हैं पहले वाले वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर से के हेड से अगर जोड़ दिया जाए तो ये होता है ए प्लस बी का सम। इसको मैं अब आर ना कहते हुए R1 या R डैश कह देता हूँ। R1 हमने इसको कहा है। तो इसका मतलब ये जो R1 है ना, वेक्टर R1 है, ये एक्चुअली क्या है? ए प्लस बी का सम है ना। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ए और बी को जोड़ा, लेकिन हमें इस बार ए और बी में क्या जोड़ना है? सी जोड़ना है। अब ए और बी तो हम निकाल ही चुके हैं, कितने के बराबर आया? R1 के बराबर। तो अब करेंगे क्या? इस R1 में इस वेक्टर सी को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? बस जैसे ए और बी को जोड़ा वैसे ही इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ो। तो अगर मैं इस R1 में इस वेक्टर सी को जोड़ना चाह रहा हूँ तो क्या करना चाहिए? तो बस अब ये 2 बचे नहीं है ऐसा मान लो, और इस वाले वेक्टर की टेल से इस वाले वेक्टर के हेड को, सी वाले वेक्टर के हेड को जोड़ दो। अब ये जो भी आएगा वही क्या बन जाएगा? हमारा इस सिचुएशन में फाइनल रिजल्टेंट बन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको R2 कह देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो R2 होगा तो R2 क्या होना चाहिए? R2 होना चाहिए R1 और वेक्टर सी का सम। तो R1 क्या हो गया? R1 प्लस वेक्टर सी का सम हो गया। अब अगर देखा जाए, अगर मान लो ये 3 ही वेक्टर आपको ऐड करने को पूछे हुए होते, अगर सिर्फ ये 3 वेक्टर का एडिशन पूछा होता तो जो R2 होता वही आपका क्या हो जाता? फाइनल वेक्टर हो जाता, है ना, जो आपको कैलकुलेट करना है। और R1 कितने के बराबर है? R1 बराबर है ए प्लस बी के बराबर है, और सी आपका वैसे का वैसे ही रहा। तो इसका मतलब फाइनली जो वेक्टर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का जो सम आया वो कितने के बराबर आया? इतने के बराबर आया। अभी वेक्टरली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कितने के बराबर? इस वाले वेक्टर के बराबर। अब ये जो बच्चों ये प्रोसेस है इसको ऐड करने का, मतलब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, याद आया होगा तुम्हें, इसको बोलते हैं हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से ये जाना जाता है। अब क्या कहता है ये लॉ, तो डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना है ना, डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना है, समझना है बात को। तो क्या कह रहा है ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए क्यों रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आ गए हैं। तो पॉलीगन लॉ एक्चुअली कुछ नहीं है, ये देखा जाए तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है ना, यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है। जैसे इस सिचुएशन में देखो आपको 2 वेक्टर को जब ऐड करना था तो R आया है ना। अब जब 3 वेक्टर को ऐड करना है, जब 3 वेक्टर को ऐड करना तो आपने कितनी बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, 2 बार लगाया, और 2 बार लगा के मुझे इसका फाइनली रिजल्टेंट मिल गया। अब क्या कह रहा है ट्राइंगल, ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जरा इसको समझो। ये कह रहा है जब कुछ वेक्टर्स व्हेन सम वेक्टर्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हेन, जरा मुझे ना डेफिनेशन वैसे जरा कम ही याद रहती हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने याद करी है डेफिनेशन। ये कहता है व्हेन सम वेक्टर्स represented by sides of polygon है ना। when some vectors represented by sides of polygon taken in the same order then hold when some vectors जैसे a और b ये कुछ वेक्टर्स हो गए, represented by sides of the polygon, ये हमारा एक पॉलीगन है। when some vectors represented by sides of the polygon taken in the same order, बच्चों सेम ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं होता है पहले वाले वेक्टर के हेड को दूसरे वाले वेक्टर की टेल से जोड़ दो, ये सेम ऑर्डर माना जाता है। तो पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर की टेल से जोड़ा, इस वाले वेक्टर को पहले इस वाले वेक्टर की टेल से जोड़ा, तो ये सेम ऑर्डर माना जाएगा। तो when some vectors represented by the sides of the polygon taken in the same order then, अब ये जो साइड्स है ये इसकी रिजल्टेंट होगी, मतलब then the closing side, देखो ये क्लोजिंग साइड है ना, इसकी जो इस पॉलीगन की, इस वाले पॉलीगन की ये जो साइड है ये क्लोजिंग साइड है, इसको बंद कर रही है। then the closing side of polygon taken in opposite order direction will give the resultant। बताओ बात समझ में आई है ना। तो ये पॉलीगन, इसका n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, n साइड्स हैं है ना। जैसे यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो ये 3 वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स यहाँ पे 3 वो वेक्टर्स हैं किसी पॉलीगन के, जो पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो वो क्लोजिंग साइड होगी कैसे ली जाएगी, अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी, वही क्या बनेगी, इसका रिजल्टेंट बनेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ और बातें जरा इसमें करते हैं। जैसे मान लो इसी सिचुएशन में जरा वेक्टर्स को एक्सटेंड करते हैं, मतलब पॉलीगन की साइड्स को जरा बढ़ा देते हैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए दे रखा है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और यहाँ वेक्टर दे रखा है डी। अब ये जो 4 वेक्टर मैंने आपको दिखा रखे हैं ये सेम ऑर्डर में है, इनको सेम ऑर्डर बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, ये 4 वेक्टर्स हैं, इन 4 वेक्टर का वेक्टर सम क्या होगा, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बार a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम जानना चाहता हूं। तो इनका वेक्टर सम अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वेक्टर सम कितने के बराबर आएगा, तो फिर वही कहानी रिपीट होगी। तो इस बार आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ कि अगर मुझे यहाँ पे इन 4 वेक्टर्स का वेक्टर सम करना है तो मुझे कितनी बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाएंगे, तो पहला लगेगा यहाँ पे और इससे मिलेगा मुझे सम R1, फिर मुझे लगाना पड़ेगा इस पे और इस पे, और मुझे मिलेगा R1 और C का वेक्टर एडिशन जिसको मैं R2 कह देता हूँ। और
फाइनली मुझे लगाना पड़ेगा तीसरी बार, वो अब कैसा होगा, अपोजिट सेंस या अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वही मेरा क्या बनेगा, फाइनल वेक्टर बनेगा, और वो क्या माना जाएगा, इन 4 वेक्टर्स का वेक्टर सम माना जाएगा। अब क्या याद रखना चाहिए, अगर जब हमारे पास 3 साइड्स थी तो 2 बार आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, और हमारे पास अगर 3 वेक्टर्स थे तो 2 बार आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। उसी तरीके से जब 4 वेक्टर्स आए तो आप कितनी बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हो, 3 बार लगा रहे हो। बस कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, वो r के बराबर होगा। एक बार फिर जरा इसको लगा के देख लेते हैं। तो मैंने कहा a और b को जोड़ो, तो a और जब आपने b को जोड़ा ये मिला मुझे r1, ये वाली साइड मिल गई, ये जो दिख रही है आपको इस तरीके से। फिर आपने r1 में जोड़ा वेक्टर c, r1 में जोड़ा वेक्टर c, तो आपको मिल गया r2 इस तरीके से, ये आपका r2 आ गया है, डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना। तो r1 में जब c जोड़ा तो आपको मिला r2 वेक्टर। अब बारी आएगी r2 में जोड़ने की, किसको, r2 में जोड़ा जाएगा वेक्टर d, इस r2 में वेक्टर d जोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब इसमें जोड़ेंगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली रिजल्टेंट r मिल जाएगा। अब ये r हुआ कितना, तो ये r फाइनली आ रखा है r2 वेक्टर प्लस वेक्टर d आ रखा है, और r2 कितने के बराबर है, r1 प्लस c के बराबर, r1 कितने के बराबर है, a प्लस b के बराबर है। इसका मतलब अगर फाइनली जो हमारे पास वेक्टर r आएगा जो a प्लस b प्लस d का सम है, वो लिखा जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। एक बार फिर देख लो, d तो ऐसे ही रहा, r2 की जगह पे क्या रखा, r2 की जगह पे रखा r1 प्लस c, और ये वाला पार्ट ही आपका r1 है, और r1 है कितना, a प्लस b का सम है। तो इस तरीके से बच्चों हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, है ना, सिंपल सा लॉ, ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों एक छोटा सा केस मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ, इसी में ही, है ना, इसी में एक छोटा सा केस आपसे और डिस्कस करता हूँ। देखो इतना तो हमने सीख ही लिया है कि अगर आपको इस तरीके से n साइड्स ऑफ पॉलीगन अगर आपको दे रखा हो, तो जो उसकी आखिरी जो क्लोजिंग साइड होती है वो बाकी सारे वेक्टर्स का वेक्टर सम होती है। तो यहाँ तक हम तो पहुँच चुके हैं कि r इज इक्वल टू कितने के बराबर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर, सही है ना। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए, एक सिचुएशन यहाँ पे आपको मिलती है, मान लो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐसा कुछ मेंशन हो इस तरीके से, और इसको वेक्टर ई दिखा रखा हो, और अब आपसे पूछे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना होगा। मतलब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाट विल बी द वेक्टर सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ये सम कितने के बराबर होगा, ये हमारा सवाल है। ओह, मैं तो पहले ही आंसर लिख दिया। तो इसका सम कितने के बराबर होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब इसका सम होगा कितने के बराबर, देखो कितना ईजी है। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हम जानते हैं, ये कितने के बराबर होता है, ये तो कंफर्म्ड है, r के बराबर है। अब r में जोड़ना है e, r में क्या जोड़ना है, e। अब जब r में e जोड़ेंगे तो पहले तो देखो इसमें r क्या होगा, तो r होता है इन सभी का वेक्टर सम। तो इसका मतलब जो r है वो ये है, ये ना, थोड़ा सा जरा कलर अलग अलग कर देते हैं। तो दिस इज योर r, है ना, ये जो वेक्टर है ये r है, और r इतना है। अब जो e है, अगर आप ध्यान से देखो e, तो e कुछ नहीं है, e इस r का ही, देखो ये चीज है e, अब ये ना सारा कहीं मिसमैच ना हो जाए आपके दिमाग में, तो ये है e, दिस इज e, वेक्टर e, और जो r होता है ये अपोजिट सेंस में लिया जाता है। तो ये ऊपर की तरफ को r है और नीचे की तरफ को e है, जबकि क्वेश्चन में आपसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पूछा हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ये e क्या रहा होगा, तो e कुछ नहीं है, माइनस ऑफ r है ना, याद आया ना। तो अगर ये चीज e है और ये r है तो दो वेक्टर तो सेम ही है, बस अपोजिट सेंस में ले रखे हैं। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर। तो देखा जाए r और e कुछ नहीं है, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इसका मतलब r तो r ही रहा, और e कितना हो गया, e हो गया माइनस ऑफ वेक्टर r हो गया। बस अब आप इनको जोड़ोगे, आपको पता ही है आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो कभी इस सिचुएशन में आपको अगर सवाल पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और अगला जो लास्ट वेक्टर है वो उसी सेंस में आपको दिखे,
तो समझ जाना इनका वेक्टर सम कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, है ना, या फिर 0 वेक्टर के बराबर आएगा। बताओ बात क्लियर हुई ना। तो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस होता है। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों इसमें ना जरा एक दो बातें और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहले बच्चों पॉलीगन लॉ में ना एक दो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, दोनों ही बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी मैं ही आपको कराऊंगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक दूंगा या हिंट दूंगा, कर आप खुद चलोगे। हाँ बच्चों, आपको ना एक क्या दे रखा है, एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। हाँ रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, फिगर दिखा रखा है, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ये रहा आपका हेक्सागन। आपको पता होगा हेक्सागन का मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स हैं, हाँ 6 साइड्स है ना। ये आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, इसको ए कहा जा रहा है, ये बी, ये सी, ये डी, ए बी सी डी, ये ई और ये एफ। तो दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन, है ना। अब सेंटर है इसका ओ, और फिगर जो दिया गया है उसमें ये डिजाइनिंग कर रखी थी। यहाँ तो खैर मेरे फिगर पे मत जाना, जो लैंग्वेज बता रखी है उसको आप जरा पकड़ने की कोशिश करना। हाँ तो ये है इसका सेंटर ओ, इतना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर इसका ओ है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेगा। आपसे कह रहा है फाइंड वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ। आपसे कह रहा है इसका सम कितने के बराबर होगा, इसका सम आपने फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं ओ ए ओ ए ओ ए, ऑप्शन 2 2 ओ ए ओ ए, ऑप्शन 3 ओ ए ओ ए, और ऑप्शन नंबर 4 6 ओ ए ओ ए। ठीक है ना। तो सारे ऑप्शन ओ ए के टर्म्स में है, तो इतना तो क्लियर है। अच्छा कुछ सोच रहे होंगे इसका सम 0 होगा, तो इसका सम 0 नहीं हो सकता बच्चों, है ना। 0 वाली कहानी अलग होती है। 0 तब होता जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ ए, ये आपसे पूछा होता तो इसका वेक्टर सम 0 आता, है ना। तो इसका वेक्टर सम 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और पूछा हुआ है। यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ पूछा हुआ है। तो एक कलेक्टिव क्वेश्चन बनता है ये। यहाँ पे पॉलीगन लॉ भी लगेगा, ट्राइंगल लॉ भी लगेगा, पैरेललोग्राम भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, उसके बेस पे इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है। और ये जो इसका आंसर आएगा है भी बड़ा स्मार्ट मूव है इसका आंसर। क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन हटा देते हैं, ये तो बात की बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। अब देखो बच्चों ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। मुझे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इतने को मुझे ऐड करना है। ये 2 ए कहाँ से आ गए, तो ए ई प्लस ये ए एफ रहा होगा, इसको जरा करेक्ट करें। ये वेक्टर ए एफ है। अब मुझे इनका वेक्टर सम करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इतना तो क्लियर है, ये 2 बातें क्लियर है कि एक तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, दूसरी बात जो भी आंसर आएगा वो ओ ए के टर्म्स में आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस में सारे के सारे ओ ए थे। ऐसे क्वेश्चन जनरली ऑप्शन बेस ही होते हैं। तो इसका मतलब मुझे सबको ओ ए में कन्वर्ट करना है। अब करें क्या, शुरुआत करते हैं यहाँ से, बिल्कुल कुछ नहीं, सिंपल ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, बस इन 2 को जरा दिमाग में रखना। हाँ आपके पास ए बी है, ये वेक्टर ए बी हो गया ना, अकॉर्डिंग टू साइन भी मैंने लगा दिया वेक्टर का, और ये आपका ए सी है, दिस इज योर ए सी। बस ए सी को दिमाग में रखना है ऐसे करके। अब मुझे ये बताओ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए बी को ना, ए बी को तो मैं ए बी लिखता हूँ। खैर ए बी को मैं क्या लिखूंगा, ए बी को ए बी रहने देते हैं। मैं इस ए सी को अगर लिखना चाहूँ तो बताओ इसको लिखने का एक बहुत ही सुनहरा तरीका ए बी प्लस ए सी हो सकता है ना, सॉरी ए बी प्लस बी सी हो सकता है। क्या कर रखा है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रखा है। तो अगर आप देखो तो ये ए ये बी, तो दिस इज योर ए सी, दिस इज योर ए सी। तो ए सी हुआ कितना, ए बी प्लस बी सी के बराबर। तो एक काम तो ये हो गया हमारा, है ना। ए सी को हमने ब्रेक कर दिया। थोड़ा ऐसे करके इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आसानी से आ जाए, क्योंकि मेरी राइटिंग का आपको पता ही है ना, ऐतिहासिक राइटिंग है, ऑस्कर अवार्डेड राइटिंग है मेरी। अब आते हैं ए डी पे। अब ए डी का क्या करा जाए,
अब एडी का एक ऑप्शन तो ये है कि इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया जाए और सब वो काम को बढ़ाया जाए, काम नहीं बढ़ाते हैं बच्चों। एडी को लिखने का एक तरीका है आपको दिख रहा है एडी के बीच में ओ है। अच्छा ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की रही होंगी और ये जो डिस्टेंस है ये सारी की सारी बराबर होंगी। इतना आपने 8-9 क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस एडी को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ कैसे करके, एओ प्लस ओडी के टर्म्स में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब एओ प्लस ओडी के टर्म्स में। ठीक है, ओके। अच्छा गलती से कहीं इसको ओडी को डीओ मत लिख देना, दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी, है ना, बात को समझें। ओडी वेक्टर और डीओ वेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो जो एडी आएगा वो क्या आएगा, एओ प्लस ओडी आएगा। अब अगर आप इसको एओ प्लस डीओ लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा फिर। तो एडी को मैंने लिखा एओ प्लस डीओ, तो ये एडी का काम हमने ख़त्म कर लिया। और खुशखबरी ये है कि एओ आ चुका है यहाँ पे। अब आते हैं ए पे। अब ए को जरा देखना बच्चों, ये जरा इम्पोर्टेंट है, जरा ए को ध्यान से देखो, मेरी नज़र से देखने की कोशिश करो। ये जो ए है इस वेक्टर को मुझे यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो इसका एक ऑप्शन तो ये है कि आप इससे इसको करो, लेकिन मत करना, गलत हो जाएगा। तो इस ए को मैं लिख सकता हूँ ए एफ प्लस एफ ई, क्या लिख सकता हूँ, ए एफ प्लस एफ ई लिख सकता हूँ, बेफिक्र हैं लिख सकते हैं। तो मैंने इस ए को ब्रेक करा इन दो वेक्टर्स में, किन दो वेक्टर्स में, इन दो वेक्टर्स में। क्या लगाया, हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। तो मैंने इस ए की जगह पे क्या लिखा, ए एफ प्लस कितना, एफ। ध्यान दें पैटर्न जरा सेम रखते हैं, पैटर्न गलत कर दोगे तो सारा गलत हो जाएगा। तो यही हो गया कितने के बराबर, ए एफ प्लस एफ ई के बराबर। और एफ ई के संग कोई छेड़खानी नहीं करेगा, एफ ई को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया, है ना, ये पहला काम हमने खत्म कर लिया। अब क्या हो सकता है, कुछ लाइक वेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ए बी, ये ए बी और ए बी मिलके बनेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब इन दो का काम हो गया खत्म, ये चले गए। अब और क्या बचा, एक ए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ए को आप एज इट इज़ लिख दो, संग में बी सी भी, बी सी का भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो बी सी को भी आप ऐसे ही रहने दो। अब बचा ए ओ, तो ए को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब बचा डी ओ डी। अब ध्यान दो, ओ डी को क्या लिख सकते हो आप, ओ डी को भी कुछ नहीं सकते हो, गलती से कहीं ओ डायरेक्टली मत लिख देना। तो ओ डी को भी आपने ऐसे ही रहने दिया। ए एफ 2 टाइम्स हैं तो इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एफ प्लस एफ ई को एज इट इज़ रहने दिया जैसा था। ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया है। अब देखो क्या हो सकता है, जरा देखो ए बी का कोई भाई बहन नज़र आ रहा है तुम्हें, तो ये ए बी है और यहाँ मुझे ए एफ भी नज़र आ रहा है। अब जरा ए बी और ए एफ को मेरी नज़र से देखने की कोशिश करो, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया ए एफ, ये हो गया ए एफ। मतलब मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ, तो दिस इज़ योर ए बी एंड दिस इज़ योर ए एफ, ये ए एफ है। अब देखो मैं अगर ए बी में ए एफ जोड़ूँ तो मुझे मिलेगा क्या, जरा ध्यान से देखना, क्या मुझे ये मिलेगा, नहीं मिलेगा ये वाला वेक्टर। अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, आपको पता है अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी इस सिचुएशन में, और ये वेक्टर सेम वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। तो उसका मतलब अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड किया जाए तो डेफिनेटली क्या वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ए बी प्लस ए एफ को अगर जोड़ोगे वी विल गेट दिस वेक्टर, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो उसका मतलब ए बी और ए एफ को जोड़ के मुझे ये वाला वेक्टर मिला, और ये वाला वेक्टर कुछ नहीं है, ये वाला वेक्टर है आपका ए ओ वेक्टर। तो अच्छी बात ये हो गई कि एक ए ओ और पिक्चर में आ गए, एक क्यों, इनफैक्ट 2 आ गए। ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एफ क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बनेगा। बहुत ही अच्छा हो गया। और यहाँ एक ए ओ और बैठा हुआ है, तो ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब आती है बी सी की बारी, है ना, बी सी। अब तुम्हें पता ही है बी सी क्या होती है। अब बी सी को आप कैसे करके हैंडल करोगे, है ना। अब बी सी को जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस बी सी को देखो तो ये तो यार इस ए ओ की पैरेलल साइड है, और यहाँ से अगर मैं एक पैरेललोग्राम फॉर्म करूँ, है ना, पैरेललोग्राम फॉर्म करूँ तो मैं जानता हूँ पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। इसका मतलब ये जो बी सी वाला फंडा है ये कुछ नहीं है, ये ए ओ ही है ना। जो बी सी है ये कुछ नहीं है, ये ए ओ वेक्टर ही है। सिंस अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मान के चलूँ तो बी सी इज द अपोजिट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम।
सॉरी BC इज द अपोजिट साइड ऑफ AO, और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? हाँ, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब BC है क्या? AO है। लो खुशखबरी, एक AO और पिक्चर में आ गया, मतलब हम 2 + 3 + 4 तक तो पहुंच ही गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन डेफिनेटली 4 टाइम्स ऑफ AO से ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ से वैसे आपको आंसर पता लग ही जा रहा है, कहीं गलती से अगर 5 AO भी ऑप्शन में होता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म। अब आते हैं OD में। OD का क्या होगा? अब देखो OD को जरा आप समझने की कोशिश करो। तो अगर मैं OD को देखूं और यहाँ से फिर एक पैरेललोग्राम बनाऊं, तो ये और ये, इस पैरेललोग्राम को आप ध्यान से देखो। मतलब कर तो कुछ भी सकते हैं ना, लेकिन अब कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो थोड़ा सा फ्रूटफुल हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे FE है ना, FE, ये FF2 है, ये चक्कर चक्कर होता है मेरे साथ। 2 टाइम्स ऑफ FE आया, AF, तो ये F यार क्या है, तुम भी नहीं बता रहे हो है ना, ये FE था, ये FE था। तो FE आपका ये है FE, सॉरी इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे होती हैं। कहाँ था, ये AF तो ऐसे ही रहा, और AE को आपने ब्रेक किया था AF + FE के टर्म्स में, तो ये FE था, गलती से FF बन गया था। हाँ, ये गलतियाँ ना मुझसे कुछ ज़्यादा ही होती हैं, ह्यूमन एरर्स कहते हैं इनको। तो हम कहाँ तक थे? AO तक आए। अब आते हैं OD पे। बच्चों अगर आप OD को देखो तो ये कुछ नहीं है, यहाँ से फिर अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाते हो तो जो OD है वो FE ही है। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक FE यहाँ पे और है, तो OD की जगह पे रिप्लेस किसको कर दिया? FE वेक्टर को कर दिया। ये भी अच्छा हो गया। ये 2AF कंज्यूम हो ही गया था, प्लस कंज्यूम होता है कहीं, हाँ, प्लस बचा FE। तो OD को रिप्लेस किया FE से, OD को रिप्लेस किया FE से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम बन रहा है ना, यहाँ पे अगर एक पैरेललोग्राम सोचें तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो जो OD होगा वो एक्चुअली FE ही होगा। तो OD लिख सकते हैं कितने के बराबर? FE के बराबर। अब बचा क्या? बचा आपका ये FE, ये आ चुका है इसके साथ। तो ये हो गया मेरा अगला स्टेप पूरा। अब बस आखिरी पड़ाव पे हैं, तो 2, 3, 4, तो ये बन गया 4 ऑफ AO, यहाँ तक हम आ चुके हैं। प्लस ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ FE, बस आखिरी पड़ाव। हाँ, तो बच्चों FE है क्या? तो FE ये है आपका, है ना, FE ये है। अब इस FE को कैसे ना कैसे करके OA के टर्म्स में आपने अप्रोच करना है। तो अगर आप FE को देखो तो FE को किस तरीके से आप OA के टर्म्स में लिख सकते हो। देखो यार ध्यान दो जरा, दिस इज योर FE, है ना, दिस इज योर FE ऑफ, ये है आपका AO। तो फिर वही पुरानी बात, फिर एक पैरेललोग्राम जरा फॉर्मुलेट करो। देखो FE आएगा क्या? इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आएगी या नहीं आएगी? तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कॉन्स्टिट्यूट करूँ तो FE कुछ नहीं है, इस वाले पैरेललोग्राम की OA की रेस्पेक्टिवली अपोजिट साइड है। इसका मतलब FE भी कुछ नहीं, FE इज नथिंग बट इट इज द अपोजिट साइड ऑफ OA। तो हम क्या करेंगे? इस FE की जगह पे रिप्लेस कर देंगे क्या? OA, और 4 OA और 2 OA मिलके बन जाएंगे कितने हैं? 6 OA, और यही बनेगा आपका फाइनल आंसर। है ना आसान क्वेश्चन? तो बहुत सिंपल है। इसको अगर आप खुद से भी करोगे ना, थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप खुद से भी करोगे तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन हैंडल हो जाता है। ठीक है, अब आता हूँ बच्चों मैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो मैं करूँगा ना, उसके लिए मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस ट्रिक एंड टिप से बताऊँगा उसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन देखना, ये पहले क्वेश्चन को मैंने नहीं मिटा रखा है क्योंकि मैं इसी का रेफरेंस लूँगा। इस बार हमें दे रखा है रेगुलर ऑक्टागन। मान लो हमें इस बार रेगुलर ऑक्टागन के लिए सवाल पूछा। सवाल को भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। तो आपसे रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है, आपको फिगर दिया हुआ था, तो मैं फिगर को भी जरा बना देता हूँ। ऑक्टागन का मतलब यहाँ पे कितनी साइड्स होंगी? 8 साइड्स होंगी, है ना। तो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, G एंड H, और ये रहा इसका सेंटर O। ठीक है, बाकी ड्राइंग कर लेते हैं थोड़ी सी इस तरीके से। ये आपको एक रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है। ऑक्टागन का मतलब यहाँ पे 8 साइड हैं। अब सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है देखना। सवाल में आपसे पूछा गया है फाइंड
फाइंड ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, कितने सारे हैं, प्लस ए जी प्लस ए एच। कुछ छूटा तो नहीं, जरा देख लो, है ना। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच। इनका मुझे सम बताना है जब 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 गिवन है ओ ए वैक्टर, ये दे रखा है आपको मेरे ख्याल से 2y प्लस 6j माइनस 3k, ये आपको ओ ए वैक्टर दिया हुआ है ना, 2y प्लस 6j माइनस 3k। तो ये ओ ए वैक्टर दे रखा है, आपसे कहता है कि इस सिचुएशन में इसका सम कितने के बराबर होगा। तो भैया इसके लिए अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वही काम करो जो आपने यहाँ काम किया, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप विद इन अ सेकेंड दे सकते हो। देखो जब ये हेक्सागन था तो ये कितने के बराबर आया, 6 टाइम्स ऑफ ओ ए के बराबर आया। अब अगर ये ऑक्टागन है तो बताओ ये कितने के बराबर आएगा, हाँ 8 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर के बराबर आएगा। बस हो गया आपका काम खत्म। अब ये होगा कितना, तो सिंस ओ ए वेक्टर आपको दे रखा है 2y प्लस 6j माइनस 3k। आप इस वेक्टर में किसी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप किसी वेक्टर में किसी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लाई सबके संग होता है। तो मतलब ये 8 सबको मिलेगा एक एक करके, कद्दू कटता है तो सब में बढ़ता है, तो 8 भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो सब को मिलेगा। तो ये बन जाएगा 16i प्लस 6j, तो सॉरी मतलब 6 को नहीं मिला, 6 गुस्सा हो गया देखो, 16i प्लस 6 से था क्या, चलो 6 यही मान लेते हैं, 8 6 जा 48 j माइनस 24, ये आपका आंसर बनेगा। मतलब इनका जो वेक्टर सम आएगा वो इस बार इतने के बराबर है। क्योंकि इतने के बराबर क्या रखा है, ये 8 टाइम्स ऑफ ओ ए के बराबर रखा है, क्योंकि ओ ए वेक्टर डिफाइंड था, स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड था, है ना। तो बस आपने उसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर। तो बच्चों ये था आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने सीखा कि पॉलीगन लॉ एक्चुअली कुछ नहीं है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक एक्सटेंडेड है ना, एक एक्सटेंशन है। जैसे 3 वेक्टर को अगर आपने ऐड करना है तो 2 बार ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, 4 वेक्टर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो 3 बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर आपके पास होंगे तो कितनी बार ट्राइंगल लॉ ऑफ लगाओगे, हाँ n-1 टाइम्स आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा क्या है कि हमारे पास अगर कुछ वेक्टर्स हैं जो सेम सेंस में या फिर सेम ऑर्डर में लिए जा रहे हैं तो उस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी अगर अपोजिट ऑर्डर में ली जाए तो वही क्या बनता है, इसका वेक्टर सम बनता है। बस वहाँ पे ये याद रखना कि अगर आपके पास इस टाइप के वेक्टर्स हों, है ना, ये ए, ये बी, ये सी, और इस टाइप से ए बी सी, और ये अगर आपको दे रखा हो तो इसका वेक्टर सम कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब इसमें तो 1-2 छोटी छोटी बातें वो है और भी हैं, जरा उनको भी मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ, तब तक आप कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। जो एक सिचुएशन हमें वेक्टर्स में और मिलती है, इसको भी देखना जरा। हालांकि इसकी बात हम आगे जाके लामीज थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। मान लो मेरे पास ना 3 वेक्टर्स हैं यार, एक तो ना मुझसे ना ये सीधी लाइन डालना, सर्किल बनाना, स्क्वायर बनाना, ये ना ये मुझसे यही चीज़ें नहीं होती हैं यार। देखो चौक भी गिर गई, जीवन में कितना कुछ हो रहा है मेरे। देखो बच्चों मान लो ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर सी है। ध्यान से देखना, बहुत काम की बात है। अभी थ्योरम तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात काम की है। अब ना मान लो ए और बी के बीच के एंगल को मैं लेट इट बी अल्फा कह रहा हूँ, ये वाले एंगल को मैं बीटा कह रहा हूँ और इस वाले एंगल को मैं गामा कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, क्या हो, कोप्लेनर हो, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। हाँ, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है, आर कोप्लेनर, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। दूसरी बात,
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो अगर इन तीनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, एंड अल्फा बीटा और गामा ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएं, सॉरी ये तीनों एंगल्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अगर ये तीन बातें एट अ टाइम होती हैं तो उस सिचुएशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस बात को बस आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना के अपने नोट्स में लिख लेना। इसका प्रूफ आने वाले समय में कभी ना कभी हम कर लेंगे, साइन लॉ के बेस पे इसका बहुत आराम से प्रूफ हो जाता है ना। नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, लेकिन इसको आपको याद ज़रूर रखना होता है कि अगर आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है। देखो ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये को-प्लेनर हैं। कैसे हैं, को-प्लेनर है, एक ही प्लेन में राई कर रहे हैं। वैसे इसमें एक पॉइंट में और भी सकता हूँ, ये कनकरेंट वेक्टर्स भी हैं। कैसे हैं, कनकरेंट वेक्टर्स में, मैं को इनिशियल नहीं बोल रहा हूँ, ये कैसे हैं, कनकरेंट वेक्टर भी हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ए बी सी अगर को-प्लेनर हैं, कनकरेंट इतना भूल के आप लिख देना कनकरेंट, को-प्लेनर एंड कनकरेंट, और इन तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए और ये अल्फा बीटा और गामा एंगल इक्वल हो जाए, तो इस सिचुएशन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा ये कुछ नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो जो पॉलीगन लॉ में मैंने आपको समझाया था ना, ये कुछ वैसी ही बात है। अगर आप थोड़ा बहुत इनकी शिफ्टिंग करोगे, है ना, इन वेक्टर्स की इधर उधर शिफ्टिंग करोगे और यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मुलेट करोगे तो ये कुछ नहीं लगेगा आपको, एक ट्राइंगल लॉ। फिर आई ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमने बात सीखी थी उसी बात को हमने घुमा फिरा के कह दिया। अब ये क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बार आपको देखने को मिलेगी इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के ऊपर बात करी है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थोड़ा छोटा लेक्चर था, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आज का टारगेट वही था कि जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उनका वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बात करने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा किसके ऊपर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।